हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 करने वाले फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा था। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे हम जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो आपका एक सॉलिड सॉल्यूट होगा और जो एक सॉल्वेंट है वो आपका एक लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले, उसकी सॉल्युबिलिटी की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ टर्म्स यहाँ पर समझना है, जैसे आपका डिसोल्यूशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन हुआ, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हुआ, वो दो तीन टर्म्स है इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या हुआ है आपका, क्या लिखा है कि मैंने सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट। जो हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में कंटिन्यूसली ऐड करते हैं तो जो आपका सॉलिड सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होना शुरू होता है और जो आपके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन का जो आपका अमाउंट है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पर डिसोल्यूशन। जब भी हम सॉलिड सॉल्यूट को कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, तो जो आपका सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है और या तो कह सकते हो उसका जो अमाउंट है सॉल्यूशन पे इंक्रीज कर रहा है, तो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, फिर आपकी एक स्टेज ऐसी रीच हो जाती है जिसमें आपका नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपका और सॉल्यूट यहाँ पर ऐड नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तब आपके जो सॉलिड सॉल्यूट के क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड हो ही नहीं सकता। एक ऐसी स्टेज आपकी आ जाती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में कि मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड ऑन द सॉल्यूशन, तो उस प्रोसेस को, स्टेज को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो दो टर्म्स आपको क्लियर होगी। पहला आपका डिसोल्यूशन मतलब क्या है, जब भी हम सॉलिड सॉल्यूट को कंटिन्यूसली ऐड करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट पे तो सॉल्यूट का जो मात्रा है वो आपको इंक्रीज करता है सॉल्यूशन पे, या कह सकते हो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन पे, जिसके वजह से जो आपका ये प्रोसेस है ये आपका डिसोल्यूशन कहलाता है। क्रिस्टलाइजेशन कब होगा, जब आपकी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर आप और सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर पाओगे लिक्विड सॉल्वेंट में, तब हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेज है वो क्रिस्टलाइजेशन की है। तब आपको सॉलिड सॉल्यूट के क्रिस्टल्स वहाँ पर दिखेंगे। क्लियर हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, लिखा है कि नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कोई सॉल्यूट इसलिए डिजॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि जो आपका डिसोल्यूशन का रेट है, जो डिजॉल्व होने का रेट है सॉलिड सॉल्यूट का, वो आपका इक्वल हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जिस रेट से आपके यहाँ पर जो सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है एक लिक्विड सॉल्वेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो आपका क्या है, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो जिस रेट से आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, किसका, सॉल्यूट का, किस पे, आपके जो सॉल्यूशन पे, आपके लिक्विड सॉल्वेंट पे, तो वो किसके इक्वल है, वो आपके क्रिस्टलाइजेशन के रेट के इक्वल है। कौन सा क्रिस्टलाइजेशन, जो आपका सॉलिड सॉल्यूट का हो रहा है, जब आपकी एक स्टेज रीच हो जा रही है जिसके बाद आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाते, तो वो आपका जो स्टेज है क्रिस्टलाइजेशन की है। तो जो आपका डिसोल्यूशन का रेट है, तो जो आपका डिजॉल्व होने का रेट है वो आपका इक्वल है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच हो गया है सॉल्यूशन और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर ही आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो दोनों के बीच में आपका एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच हो रखा है। ठीक है, तो इस स्टेज में आपका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमें पता है, एक अनसैचुरेटेड होते हैं, एक आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, और एक आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो आपकी स्टेज है सॉल्यूशन की, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पर आप और सॉल्यूट आप डिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप यहाँ ट्राई करोगे और सॉल्यूट डिजॉल्व करने का और सॉलिड सॉलिड डिजॉल्व करने का, तब आपकी क्रिस्टल्स फॉर्म होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है नेक्स्ट देखो, द कंसनट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। अब जो आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो कंसनट्रेशन है, जहाँ पर आप और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी जो कंसनट्रेशन है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या किसी भी कंडीशन की, या लिक्विड इन लिक्विड हो गया या आपका गैस इन लिक्विड हो गया, तो वही आपका सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, तो चार टर्म्स हमने यहाँ पर देखे। पहले आपका डिसोल्यूशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, देन आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर आता है आपका यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। फिर आपके से यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक आपका नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। फिर आपके यहाँ पर आता है टेम्परेचर। तो मेन है आपके दो ही। तो इन जनरल क्या लिखा है यहाँ पर, अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड विच इज़ केमिकली सिमिलर टू इट। एक सॉलिड आपके उसी लिक्विड सॉल्वेंट को डिजॉल्व करेगा जो केमिकली सिमिलर है बिहेवियर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो NaCl है वो डिजॉल्व करेगा किसमें, आपका वाटर पे ही करेगा, जैसा पोलर वाला पोलर पे ही करेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर पे ही करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब
आयोनिक या जो आपके पोलर कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl हो गया, वो किस में डिजॉल्व करेंगे? पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व करेंगे। जैसे वाटर, वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर कंपाउंड आपका NaCl है, तो ये भी आपका पोलर कंपाउंड है और ये भी आपका पोलर कंपाउंड है वाटर। तो दोनों आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? ये आपके केमिकली सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो यही आपके डिजॉल्व करते हैं। तो नेचर पे भी आपको डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। एंड आर वेरी लिटिल सॉल्युबल और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। तो जो आपकी NaCl है बीइंग पोलर, वो तो आपका यहाँ पर वाटर पे डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो भी पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उसमें आपका ये डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आपका पोलर है और ये आपका नॉन पोलर होते हैं, बेंजीन, ईथर, ये सब, ठीक है। सिमिलर केस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स, सिमिलर केस आपका नॉन पोलर कंपाउंड्स का होता है। यहाँ मैंने पोलर कंपाउंड्स की बात करी थी, वैसे आपके जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये आपके उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे बेंजीन पे, ईथर पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड पे, नाइट्रोबेंजीन में। तो ऐसे ही इसमें आपके यहाँ पर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करेंगे। मतलब सिंपल आपको समझना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स, पोलर वाले पोलर पे डिजॉल्व करेंगे, नॉन पोलर वाले आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिजॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी आपका एक फैक्टर होता है जो आपके सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कॉमन सॉल्ट है NaCl, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर पे देन शुगर जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये आयोनिक कंपाउंड होने के कारण आपका वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। शुगर नहीं होगा क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वाटर आपका क्या पोलर है, तो आपके लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो ये आपका यहाँ पर पोलर, ये आपके यहाँ पर डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर फैक्टर समझना है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब आपका ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, क्यों आपके यहाँ पर हमें नेचर देखना होता है सॉलिड सॉल्वेंट का, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की। सबसे पहले आपका आता है फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो क्या लिखा है? इट इज़ बीइंग डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो पोलर होते हैं, तो वो एक किसी पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। So the solubility is account of the fact that there are strong electrostatic force of attraction between the ions of the crystal and the polar solvent molecules। तो किस फैक्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं उनकी solubility कि आपका यहाँ पर आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। एक क्रिस्टल हो गया और दूसरा आपका पोलर सॉल्वेंट हो गया। क्रिस्टल मतलब जो आपका सॉलिड सॉल्यूट है, तो सॉलिड है तो क्रिस्टल फॉर्म का होगा, ठीक है। तो उसमें आपके जो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस है और जो आपके नेगेटिव आयंस है वो आपके किससे अट्रैक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर जो आपके पोलर सॉल्वेंट में नेगेटिव आयंस है और पॉजिटिव आयंस है उसके साथ, ठीक है। मतलब कि जो आपका नेगेटिव आयंस है, द नेगेटिव आयंस इन द क्रिस्टल बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोल ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव आयंस बाय द नेगेटिव पोल्स ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जो आपके क्रिस्टल पे, जो आपके सॉलिड सॉल्यूट पे जो आपके यहाँ पर नेगेटिव आयंस है वो आपके अट्रैक्ट करेंगे किससे? पॉजिटिव आयन से, मतलब पॉजिटिव पोल से। और जो आपके यहाँ पर पॉजिटिव आयंस है वो आपके किससे अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव पोल से ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिसोल्यूशन की बात करता हूँ। जब भी मैं डिसोल्यूशन कहूँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है किस में? किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में आपका डिजॉल्व हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। तो कन्फ्यूज मत होना जब भी मैं डिसोल्यूशन का टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। डिसोल्यूशन मतलब इतना ही, सॉल्यूट का डिजॉल्व होना सॉल्वेंट में बस। जब ये सॉलिड डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर आपका सॉलिड और डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वो स्टेज है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उससे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं जहाँ पर हम और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पाते सॉल्वेंट में। क्लियर हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिसोल्यूशन ले रहा हूँ ऑफ वाटर एंड NaCl। वाटर जो मॉलिक्यूल है ये मेरे पास एक पोलर सॉल्वेंट है और जो मेरे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है मेरे पास? ये हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूट है। तो जो मेरे पास यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स है ये आपके पोलर है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में नेगेटिव, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको मैंने कुछ इससे शो कर रखा है इस फॉर्म से, जो भी आपको यहाँ पर ये सब दिख रही है ये आपकी H2O मॉलिक्यूल्स है जो आपके सॉल्वेंट है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे हम सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे डालते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट पे, जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल में इसको डालेंगे तो किस तरीके से आपके यहाँ पर काम होता है कि जो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन है, किसके बीच का? सॉलिड सॉल्यूट के बीच का, क्रिस्टल के बीच का जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का अट्रैक्शन है वो आपका ब्रेक हो जाता है बाई दिस वाटर मॉलिक्यूल। ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है जो आपके पोलर है वो क्या करेंगे? जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका अट्रैक्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव वाले पार्ट से जो आपका किस में ये सॉल्वेंट में, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है सॉल्यूट का, क्रिस्टल का जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो अट्रैक्ट हो जाएगा बाय नेगेटिव पोल ऑफ दिस H2O मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, उससे आपका ये बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ये आपके फार अपार्ट चले जाएंगे। जैसे आपके फार अपार्ट जाएंगे तो ये जो आपका पॉजिटिव आयन था सॉलिड सॉल्यूट का, तो ये आपका अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, और वैसे ही आपका नेगेटिव आयन भी अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। ठीक है। तो शील्ड कैसे बनाएगा, शील्ड को जिस तरीके से बनाएगा कि ये आपका इसका अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच में। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन से क्रिस्टल के, और यहाँ पर नेगेटिव पोल है H2 मॉलिक्यूल का, यहाँ पर भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इसने एक शील्ड बना दिया यहाँ पर। ठीक है, कि अब आपका अट्रैक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्रिस्टल्स के बीच का, पॉजिटिव नेगेटिव का अभी आपका अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सिमिलर नेगेटिव आयन जो आपका था सॉलिड सॉल्यूट का क्रिस्टल का, तो उसने भी अपने आसपास एक एनवेलप बना दिया, एक शील्ड बना दिया। नेगेटिव जो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, और यहाँ भी सिमिलर पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, ये मुझे वैसे यहाँ पर बनाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर आपका अट्रैक्शन हो रहा है नेगेटिव का पॉजिटिव से। क्लियर हो गया। तो किस तरीके से आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर हमने H2 और NaCl की बात करा। H2 आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट है, NaCl आपके पास क्रिस्टल है, सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है। तो जो आपके पास H2 है उसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा क्रिस्टल और सॉल्वेंट के बीच का। तो उससे होगा क्या कि जो आपका क्रिस्टल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑलरेडी है पहले से, जैसे आपका NaCl होगा तो Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, तो इसमें आपका अच्छा खासा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो आपके नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब Cl नेगेटिव को अपनी तरह अट्रैक्ट करेंगे, जिसमें आपका अलग से शील्ड बन गया। और जो आपके पॉजिटिव आयंस है Na पॉजिटिव आयंस, वो आपके ये जो आपके नेगेटिव आयंस है इनको अपने आसपास क्या कर देंगे, शील्ड की तरफ यहाँ पर रख देंगे। इससे वो क्या रहा है, इससे आपका यहाँ पर डिसोल्यूशन हो गया, ये आपके हाइड्रेटेड हो गए। ठीक है। और आपको ये भी समझना है आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये जो आपकी हाइड्रेट होने की एनर्जी है, ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये जो आपके क्रिस्टल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो आपका ये बॉन्ड फॉर्म हो रखा है NaCl का, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी लैटिस एनर्जी होती है। तो वो आपकी कम होनी चाहिए हाइड्रेटेड एनर्जी से, तभी आपके ये जो आयंस है ये आपके हाइड्रेटेड होंगे, तभी आपके फ्रीली मूव करेंगे सॉल्यूशन पे। ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है सॉल्युबिलिटी का ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सिमिलर केस होता है नॉन पोलर का, ये तो मैं आयोनिक की बात कर रहा था, एक आपका NaCl था, H2O था। सिमिलर केस है नॉन पोलर कंपाउंड का, दे आर बीइंग डिजॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, इज ड्यू टू सिमिलर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। तो इसी की वजह से आपका ये क्या होता है, यहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी होती है नॉन पोलर की। ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट आपका आयोनिक वाला है, लेकिन कभी कभी नॉन पोलर भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अभी हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख रहे थे, अभी आपका टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी का, वो हम देखने वाले। तो इसमें हम दो सॉल्युबिलिटी कर्व्स भी देखेंगे, दो आपकी डायग्राम है सॉल्युबिलिटी के, बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर द वेरियस आयोनिक सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में जो हम सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं, तो इसमें हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने वाले हैं। पहला क्या है, दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी आपके वो सॉल्यूट या वो आपके जो लिक्विड सॉल्वेंट जिनके सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली, जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज कर रही है, ये आपका यहाँ पर पहला केस है। अब बहुत सारे आपके सब्सटेंस है, जैसे आपका सोडियम नाइट्राइट हो गया, KNO3 हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये आपकी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कौन सी कैटेगरी में, जिसमें आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, तो उस कैटेगरी में आपके फॉल करते हैं। क्या लिखा है, द रीज़न फॉर दिस बिहेवियर इज दैट इन केस ऑफ ऑल सच सब्सटेंसेज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। रीज़न क्या है, क्यों आपके यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं, ये जो आपके सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl, KCl, ये जितने भी आपके सब्सटेंसेस है, ये आपका जब भी इसमें डिसोल्यूशन होता है, जब भी ये आपके सॉल्वेंट पे जाते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पर आपका क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट इवॉल्व नहीं हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इवॉल्व नहीं होगा, तब आपके यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगाते हैं, तो जब भी यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो। ठीक है। जहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहाँ पर आपका ये फेवर होने वाला है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है। तो जब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा तो आपका मोर सॉल्यूट डिजॉल्व होने वाला है
लिक्विड सॉल्वेंट पे। तो ये आपका यहाँ पर रीज़न होता है सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज करना विद टेम्परेचर। बी देखो क्या बोला है, दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जा रही है। ये आपका सेकंड केस है। तो लिखा है कि देर आर फ्यू सब्सटेंसेज, जैसे आपका ये सीरियम सल्फेट हो गया, या आपके यहाँ पर ये लिथियम कार्बोनेट हो गया, या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया। इनका क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऊपर क्या था आपका, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था और जब आपके यहाँ पर साथ में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तब तो आपका वो प्रोसेस क्या था, एंडोथर्मिक था। और जब हम ली चैटले प्रिंसिपल लगा रहे थे तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था, मतलब जहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही हो वहाँ पर आपका वो चीज़ हो रहा था। ठीक है, तो उस केस में तो आपका यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा ऐड होगा सॉल्वेंट में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली विद टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट इज इट इज़ अकम्पनीड बाई इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो हीट इवॉल्व होगी तो यहाँ पर क्या होंगे, आपका सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। सॉल्यूट आपका यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होंगे, वो आपके इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये आपका रीज़न होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का। तो ये सेकंड केस है। इसका भी हम ग्राफ भी देखेंगे तीनों का। तीसरा देखो, दो सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली। ऐसे जो आपके कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें हमें डिसकंटिन्यूस कर्व मिलता है, मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी एक टाइम पे इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज हो जाती है। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली ही आपकी इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली आपकी डिक्रीज कर रही है, ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ पर डिसकंटिन्यूस कर्व आपको मिलते हैं। तो क्या लिखा है, देर आर सम सब्सटेंसेज विच ऑन हीटिंग चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्रॉम वन पॉलीमोरिक फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब जिसको हम हीट करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर जब उनका बढ़ाते हैं तो अपने एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से वो दूसरे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पर चेंज हो जाते हैं, या एक हाइड्रेटेड फॉर्म से वो दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म पर चेंज हो जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का एक मेरे पास हाइड्रेटेड है वर्जन। तो इसमें देखो कि आपका ये आपका CaCl2.6H2O था यहाँ पर, तो ये आपका चेंज हो गया CaCl2.4H2O, देन CaCl2.2H2O। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपका 6H2O रहा होगा, फिर किसी टेम्परेचर में आपका 4H2O रह गया, फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपका 2H2O रह गया। तो जिस टेम्परेचर में आपका एक चेंज हो रहे, मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पर 32.4 डिग्री सेल्सियस में ये आपका इसमें था, इस हाइड्रेटेड फॉर्म पे था, और आपका यहाँ पर इससे कम पे क्या हो गया, ये आपके इस हाइड्रेटेड फॉर्म पे आ गया। तो ये जो आपका चेंज आया टेम्परेचर में, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर 4H2 के बाद ये 2H2 में आ गया, मान के चलिए आपका 30 डिग्री सेल्सियस में 2H2 में आ गया। तो ये जो चेंज आ रखा उसको हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से आपको डिसकंटिन्यूस कर्व मिलते हैं। जैसे इसमें देखो आपके पास सोडियम सल्फेट है, ठीक है, इसका हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो इसमें अबव 32 डिग्री सेल्सियस तो आपको ये सोडियम सल्फेट देगा, इसमें आपको कोई यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन बिलो 32.4 डिग्री सेल्सियस ये क्या देगा आपको यहाँ पर, ये आपको Na2CFO.10H2O देगा, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म देगा। अब तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन इससे बिलो रहेगा तो आपका वहीं वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी रहती है सॉल्युबिलिटी पे। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, पीछे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है इसका। तो देखो ये वाला तो आपका कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व है, जिसमें हम फर्स्ट केस की बात कर रहे थे और सेकंड केस के यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, और टेम्परेचर जो आपका दूसरा केस था टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, या आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, या आपका NaCl हो गया, इसमें क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती जा रही है ऊपर को। ठीक है, लेकिन जब हम KCl की बात करते हैं या जब हम सीरियम सल्फेट की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये जो आपकी ग्राफ है, ये जो आपकी कर्व है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है, लेकिन जब हम तीसरे केस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व मिलते हैं। जैसे इसमें हमने बात करती है सोडियम सल्फेट की, तो इसमें क्या देखो आपका 32.4 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर तो आपका इससे पहले ये हाइड्रेटेड फॉर्म पे Na2CO4.10H2O, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तब क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ आपकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ कर गई, तब आपका क्या बन गया, बस सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक है, वैसे इसमें देखो CaCl.6H2O, इस टेम्परेचर तक तो जब हमने इस टेम्परेचर तक उसको रखा तब तो आपके इस फॉर्म पे ये था, लेकिन जैसे हमने इस टेम्परेचर से ऊपर लाए तो ये क्या हो गया, इसके यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मिली। ऐसा नहीं कि इंक्रीज़ ही कर रहा था, अभी आपको थोड़ा डिक्रीज़ कर गया, डिप आ गया आपका, तो इस फॉर्म पे आपको मिला ये CaCl2.4H2O। अगेन इस टेम्परेचर के बाद फिर एक और डिप आया, CaCl2.2H2O मिला, फिर आपके यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, फिर हल्की हल्की आपकी इंक्रीज़ करी।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ डिसकंटिन्यूटी कर्व मिल रहा है, डिसकंटिन्यूस कर्व हम इसे कहते हैं। सिमिलर इसमें आपका अमोनियम नाइट्रेट में, तो इस तरीके से जो आपको कर्व यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपके डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आज की वीडियो पे देखा, जिसमें हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात करी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो पे हम हेनरीज लॉ देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो पे हम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इसकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।